अभी तो सफ़र लंबा बाकी है, अभी तो सफ़र लंबा बाकी है, अभी तो मेहनत करना बाकी है, कि अभी तो मेहनत करना बाकी है। जो लोग हँस रहे हैं हम पर, जो लोग हँस रहे हैं हम पर, कल उन्हें जवाब देना बाकी है, कि कल उन्हें जवाब देना बाकी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लोगों को जवाब देना ना भाई, तो मेहनत करना होगा ना भाई। तो बिना देर किए आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2024-2025 का, जो कि आपका है फिजिक्स का, ठीक है। जो कि हम बिना लेट किए चलते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मतलब कह रहा है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, क्या अनुभव करता है। तो हमने डेरिवेशन भी किया था, ऐसा वाला डेरिवेशन किया था मैंने कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, ठीक है। ये डायपोल प्लस है, ये डायपोल माइनस है, ये डायपोल सॉरी नीचे माइनस कर देते हैं हम, ठीक है, नीचे माइनस करते ऊपर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर एक्सपीरियंस करता है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर सर। हाँ ठीक है सर, क्यू ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि नहीं। फिर ये भी जानते हैं कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सर, ठीक है, माइनस क्यू ही हो गया यहाँ पे। तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, मतलब फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर जब ये इधर खींचेगा और ये जब इधर खींच रहा है, जब ये इधर खींचेगा और जब इधर खींच रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ कुछ देर के बाद ये डायपोल इधर रोटेट करने लगा, ऐसा रोटेट करने लगेगा, है ना। तो वहाँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही होगा कि दोनों तरफ से फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा फोर्स, और जब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टू चार्जेज स्फेयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d exerted a force f on each other. If charge are double and distance between them is double then force is। तो वही क्वेश्चन जो पिछला लेक्चर में मैंने सॉल्व किया था कि फोर्स जो होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स जो होता है के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि चार्जेस आर डबल, चार्ज भी क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। उसके बीच में डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिस्टेंस भी डबल कर दे रहा है, ठीक है सर, कर देते हैं डिस्टेंस डबल। यदि हम करते हैं डिस्टेंस डबल तो शुरू से लिखते हैं टू क्यू वन, ठीक है, इंटू टू क्यू टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू डी का स्क्वायर, टू डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो दूनी क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, हो कि नहीं। और यह दो का उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार, और चार चार क्या होगा, कट जाएगा। तो फोर्स जो होगा पहले ऐसा नहीं रहेगा, देखो देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर डी स्क्वायर, यहाँ पे डी दिया है तो डी स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो पहले से फोर्स नहीं रहा, हाँ सर, तो यहाँ पे फोर्स चेंज हुआ क्या, नहीं। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलत करके आते हैं, आपको ध्यान देना है और यहाँ देखना है कि कहाँ पूछ रहा है, एक्सियल पे पूछ रहा है या इक्वेटोरियल पे पूछ रहा है, इसका लैंग्वेज को पकड़ना है, ठीक है। कह रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछा इन्होंने, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान में। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूछा इन्होंने, यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछा आपको पोटेंशियल, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पर पूछा पोटेंशियल आपको क्या होगा पोटेंशियल, ठीक है, यही पूछा है।
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसको एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इसके परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, वही पूछा आपसे। तो जानते हैं कि जितना फोर्स, जितना इसका पोटेंशियल होगा यहाँ पे, उतना इसका भी होगा, मतलब जितना प्लस का होगा उतना माइनस का होगा। तो ऑल ओवर यदि पोटेंशियल यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन वही यदि यहाँ पे पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यदि पोटेंशियल की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वहाँ पे क्या होता, क्या होता इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस के पी बाय आर क्यू होता। क्या होता है, माइनस के पी बाय आर क्यू हो जाता। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ, कि हम क्या करेंगे कि कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यही तो होता है। तो कह रहा है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ, ये इंक्रीज करेगा। पूछ रहा है कि ये कब इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये कैपेसिटी जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कब इंक्रीज करेगा। तो हम जब इसको एरिया बढ़ाएंगे, है ना, जब इसका क्या करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, सॉरी, डिस्टेंस घटेगा तभी तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमें ओवरऑल ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है एरिया ऑफ द प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेज, नहीं सर, एरिया ऑफ द प्लेट क्या लिखा, एरिया ऑफ प्लेट इज इंक्रीज, हाँ सर सही बात बोला, बी नंबर में सही बोल रहा। क्या बोल रहा है कि एरिया हम प्लेट का इंक्रीज करेंगे। सपोज ये प्लेट रखा रहता है ना, तो एरिया हम जब इसका प्लेट का इंक्रीज करेंगे, एरिया, ये वाला एरिया को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा कि कैपेसिटी इंक्रीज होगा, किसका, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन पर आधारित है, किसके संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ जंक्शन रूल, तो चार्ज के संरक्षण पर, ठीक है। किसके कंजर्वेशन पे, तो चार्ज के कंजर्वेशन पे, ठीक है। अब लूप लॉ पूछेगा आपसे, किरचॉफ लूप लॉ, ठीक है, के भी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूछ सकता है आपसे, किरचॉफ लूप रूल पूछ सकता है आपके, है ना। तो के भी एल यदि पूछेगा आपसे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है। तो पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, पिछले लेक्चर में, कि रजिस्टिविटी पूछा इन्होंने, नॉट रजिस्टेंस, रजिस्टेंस नहीं पूछा है, इसने इन्होंने क्या पूछा है, रजिस्टिविटी पूछा है। इसको ध्यान से, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो एक मार्क्स यहाँ से आपका मिस हो सकता है। तो रजिस्टिविटी पूछा नहीं ना, तो रजिस्टिविटी हम जानते हैं किसको बोलते हैं, रो को बोलते हैं ना, रो को रजिस्टिविटी बोलते हैं। रजिस्टेंस किसको बोलते हैं, आर को, जो कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ये होता है। क्या होता है, रो एल बाय। बट इन्होंने रेजिस्टेंस नहीं पूछ रखा है, इन्होंने रजिस्टिविटी पूछ रखा है। तो रजिस्टिविटी ना लेंथ पर डिपेंड करता है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं सर। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, एक चार्ज है, ठीक है, सपोज ये एक चार्ज है, ये चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है। तो हम जानते हैं कि एक स्टैटिक चार्ज जो होता है, स्टैटिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। ये जानते हैं कि एक स्टैटिक चार्ज जो होता है भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन यदि एक चार्ज है जो डायनेमिक में है, मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है। कब, जब वो चार्ज मूविंग में हो, जब वो चार्ज क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ दोनों हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर आपने बता दिया कि एक चार्ज स्टैटिक में है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे एक चार्ज है ना, ऐसे ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होता है? जब एक चार्ज एक्सेलरेट करता है, ठीक है, जब एक चार्ज एक्सेलरेट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक करंट से, तो किसने खोजा था? तो आपने पढ़ा है ऑस्टवाल्ड, है ना, ऑस्ट्रेड, है ना, ऑस्टेंड एक्सपेरिमेंट पढ़ा आपने कि भाई जब किसी भी तार में करंट फ्लो करता है, जब किसी भी तार में करंट फ्लो करता है आई, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ऑस्टेंड कहा था। किसने कहा था? ऑस्टेंड एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, उसमें ऑस्टेंड नाम के साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था कि भाई जब किसी तार में करंट प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अपने यहाँ कंपास का नीडल वाला भी देखा था आपने, डिफ्लेक्शन, है ना, तो वही एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है कि किन्होंने किया था, तो ऑस्टिन ने किया था। कह रहा है कि 9वां क्वेश्चन में कह रहा है एक मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जहाँ पे वहाँ पे क्या था? यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तब यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करेगा देखते हैं। सपोज हम बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक, ये बना दिए हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिए, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं, ठीक है, सॉरी नीडल रखा गया, कोई दिक्कत नहीं सर, नीडल रख दिए यहाँ पे, एक नीडल, यहाँ पे क्या रख दिया कि नीडल रख दिए, यहाँ पे क्या रख दिया? एक नीडल रख दिए, यहाँ पे नीडल रख दिए सपोज, ठीक है। अब कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? जल्दी बताओ। ज़्यादा होगा सर, हाँ। और जहाँ पे दूर दूर है, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना दूर दूर में, कितना दूर दूर में, तो यहाँ फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन यहाँ पे पास है, यहाँ फोर्स क्या करेगा? ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ये नीडल इधर मूव करेगा, ये नीडल इधर भी मूव करेगा और इधर रोटेट भी करेगा। मतलब यहाँ पर दोनों एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा भाई और एक टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। कब कंडीशन कब? जब नॉन यूनिफॉर्म हो ना, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म में नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब, ठीक है। यूनिफॉर्म में सिर्फ क्या एक्सपीरियंस करता है? तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, फोर्स वहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है? मतलब काइएम पूछ रहा है, सिंपल से आपसे पूछ रहा है, काइएम नेगेटिव किसके लिए होता है? तो सर हमने पढ़ा है ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, ठीक है, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर कह रहा है लेंज लॉ इज एन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है, कि लेंज लॉ का नियम निम्नलिखित में किसके अनुसार होता है? तो हम जानते हैं कि लेंज लॉ किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड होता है, जो कि आपने अच्छे से लेंज लॉ को पढ़ा होगा क्लास में, ठीक है। जैसे समझाया था, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे सपोज एक कॉइल है, क्या है भाई?
एक कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में लगा दिया, डिफ्लेक्शन ये यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, यहाँ पे एन रहेगा, एन यहाँ पे एस रहेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब मैग्नेट को मूव करेंगे, जब मैग्नेट को मूव करेंगे v वेलोसिटी से, ठीक है, जब मैग्नेट को आगे ले जाएंगे, मैग्नेट को जब मैग्नेट को हम आगे ले जाएंगे और जब मैग्नेट को पीछे ले जाएंगे, तो जब आगे पीछे करेंगे ना, तो इसमें EMF प्रोड्यूस होगा, EMF इसमें इंड्यूस हो जाएगा बिना बैटरी का, ठीक है। वही लेंजलो कहता है कि जब हम करंट को चेंज, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, एक मैग्नेट है तो इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, फ्लक्स होगा इसके पास। जब ये फ्लक्स चेंज करेगा यहाँ से, जब फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस होगा। और इसमें जो EMF इस प्रकार से इंड्यूस होगा ना, इसमें जो EMF इस प्रकार से इंड्यूस होगा, जो इस मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, यदि मैग्नेट को मैंने आगे लाया तो यहाँ पे नॉर्थ है पोल है, यहाँ पे क्या पोल, कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर भी मैग्नेट, यहाँ पर भी ये कॉइल इस प्रकार से अपने खुद में एक करंट इंड्यूस करवाएगा, एक EMF इंड्यूस करवाएगा, EMF जो हम जानते हैं कि जब इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैग्नेट बन जाएगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तार है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि इसके मूविंग का, ठीक है, इसके मूविंग का अपोज करेगा, ठीक है, इसके चेंज का अपोज करेगा। जैसे यहाँ पे एन नदी है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल ये जनरेट कर लेगा, कब, जब ये आगे आएगा तब, ठीक है। अब जब जानते हैं हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा, तो जब ये रिपेल करेगा ना, तो फिर से जब उधर जाने लगेगा, ये मैग्नेट, जब ये मैग्नेट इधर जाने लगेगा, तो यहाँ फिर से साउथ पोल जनरेट कर लेगा। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट कर लेगा और इस प्रकार से फिर से एन को फिर पीछे खींचने का कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट है कि दूर जाओगे तो अट्रैक्ट करूँगी और पास आओगे तो रिपेल करूँगी, बस वही कंसेप्ट है। जब पास आएगा तो रिपेल करेगा और दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ किसका, एनर्जी का, कहाँ पे, तो लेंज लॉ में, ठीक है। आशा करते हैं आपको लेंज लॉ अच्छा से फील आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ की जगह पे आप म्यूचुअल भी पूछ सकता है, आपको क्या पूछ सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पूछ सकता है। तो दोनों का सेम यूनिट होता है, हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट है, कह रहा है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। कि एक डीसी सर्किट में रिएक्टेंस कैपेसिटर का क्या होगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होगा। मतलब यहाँ पे आपको XC पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, XC पूछ रहा है। तो जानते हैं कि कैपेसिटर, जहाँ पे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर LCR सर्किट में, सॉरी कैपेसिटर वाले सर्किट में यदि हम AC को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, यदि हम AC को फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पर AC के लिए तो करंट ठीक है, AC को आसानी से फ्लो करने देगा, लेकिन DC के लिए क्या करेगा, DC के लिए इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब DC को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, कौन, तो कैपेसिटर क्या करेगा, DC को ब्लॉक कर देगा। लेकिन AC को बोलेगा जा भैया तू मेरा दोस्त है, तुमको फ्लो करने दे देते हैं। AC आराम से फ्लो करेगा, लेकिन DC को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करके। कोई दिक्कत नहीं सर। तो कह रहा है, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज रिएक्टेंस क्या होगा कैपेसिटर का, जिसको बोलते हैं प्यार से बहुत कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो DC का पूछ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि DC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, DC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है। DC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ के रखा है कि XC इज इक्वल टू होता है 1/2 क्या होता है, 1/, बताते एक मिनट, 1/XC इज इक्वल टू फार्मूला होता है आपका, XC इज इक्वल टू फार्मूला होता है, ऐसे समझिए आप, है ना, ऐसे समझिए कि DC है, DC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0।
0 होता है ना, और AC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ज होता है। तो यदि हम लें यहाँ पे कैपेसिटर लें, ठीक है, यदि यहाँ पे कैपेसिटर लें हम, सपोज कैपेसिटर लिए हम, ठीक है, एक कैपेसिटर लिए यहाँ पे AC करंट फ्लो करवाते हैं, तो AC हमारा आएगा यहाँ से, ठीक है, AC ऐसे आएगा और पास कर जाएगा। लेकिन ये ट्रिक याद रखने का, ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो AC आराम से आसानी से फ्लो कर जाएगा, लेकिन DC आएगा, DC को क्या करेगा, अपोज करेगा, ये फ्लो करने नहीं देगा। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत सर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज। तो हम जानते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा कॉइल होगा, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, यदि सेकेंडरी में ज़्यादा कॉइल होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा N2 में। यदि N2 में कॉइल ज़्यादा होगा तो स्टेप अप हो जाएगा। यदि N1 में कॉइल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कॉइल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो पूछा है यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप के लिए क्या होगा, तो हमेशा ये क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, हमेशा क्या होगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग, ठीक है, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सा रे का यूज करते हैं, तो कौन सा लाइट का यूज करते हैं, तो हम जानते हैं यूवी लाइट, है ना, यूवी रे का यूज करते हैं, यूवी लाइट का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेव लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेव लेंथ। तो हम जानते हैं कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो भाई इंक्रीज होता है। क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज करता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या इंक्रीज करता है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। तो सबसे नीचे कौन सा रे होता है, गामा रे होता है ना, सबसे नीचे कौन सा रे होता है, गामा रे होता है। तो यहाँ पूछा है कि मिनिमम वेवलेंथ कौन सा हो, किसका होगा मिनिमम वेवलेंथ, तो गामा रे ही तो हो जाएगा, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से बढ़ना शुरू हो रहा है, तो गामा रे हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे द इमेज फाउंड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ पर, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में वो कैसा होता है, तो इमेजिनरी होता है और इरेक्ट होता है, सीधा होता है और क्या होता है, सीधा होता है और क्या होता है, काल्पनिक होता है। और कहीं कहीं इमेजिनरी को आपको देखने को मिलेगा वर्चुअल, है ना, क्या मिलेगा, वर्चुअल देखने को आपको मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, सेम वर्ड है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप आर f and small f respectively, the magnifying power of telescope is। तो हम जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर सबसे पहले किसके ऊपर में होना चाहिए, सबसे पहले किसका होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा एफ दिया गया, बड़ा एफ दिया गया है सर। फिर से कौन सा होना चाहिए, आईपीएस का होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा एफ दिया गया, छोटा एफ दिया गया है सर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख दिए नीचे छोटा एफ। तो ऑल ओवर देखो दी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है, मतलब सी आपका सही हो जाने वाला है। कह रहा है 19 नंबर में द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टेकल का साइज क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर आपको सी देखिए, ठीक है, आप सी में क्या लिखा है कि टू बी, कि लिखा है बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। सही कहा इन्होंने कि उसी के वेवलेंथ के ऑर्डर में लाइट होना चाहिए, वेवलेंथ के ऑर्डर में आपका लाइट होना चाहिए, लैम्बडा में आपका लाइट लैम्बडा के ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बहुत यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, दूसरा मार्क आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में पढ़ा होता है कि स्मॉल ऑब्स्टेकल से जब लाइट पास करेगा तो क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। लेकिन नहीं रे भाई साहब, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो ये ऑर्डर में होना चाहिए किसका, वेवलेंथ का, लाइट के ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, बी आपका ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट 20 में क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है द फिनोमिना, वह परिघटना जिसमें प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। द फिनोमिना बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव इज ट्रांसफर नेचर। ट्रांसवर्स नेचर होने में, ट्रांसफर नेचर होने के लिए लाइट के पास कौन सी घटना घटती है। ठीक है, तो जानते हैं पोलराइजेशन होती है, ध्रुवन होती है, क्या होती है, पोलराइजेशन होती है। ठीक है, तभी तो ट्रांसवर्स नेचर में शो करता लाइट। कोई दिक्कत है नहीं सर। 21 में कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। तो हम जानते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, तो ml2 सर t-1, ml2 t-1। तो जब आप सी नंबर देखिए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml-t-2 होता है फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l होता है सर। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t होता है सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, l है, यहाँ भी l है, तो l क्या हो जाएगा, l2 होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मतलब 2 में 1 घटेगा तो क्या, -2 में -1 जाएगा, तो -1 होगा। यस, और m तो m ही है। तो सर ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है सर, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहे, बहुत ही लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, 22 में कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये तो कौन नहीं जानता भाई कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कह रहे 23 में कि इफ़ अ रेडियो एक्टिव एटम, यदि एक रेडियो एक्टिव एटम है जो इमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, क्या उत्सर्जित कर रहा है, तो गामा रेडिएशन को। तो हम जानते हैं कि गामा जो होती है, गामा जो होती है, ये गामा जो होती है, इस पर चार्ज क्या होता है, जीरो। मतलब इसके चार्ज क्या होता है, जीरो, मतलब चार्जलेस होता है। तो ये एटम से निकले या रहे, हमें कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। रिमेन्स क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा रेडिएशन जो होता है, क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो यदि सपोज हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस है एटम के अंदर, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो। तो न्यूट्रॉन को हम फेंक देंगे, उठा बाहर निकाल देंगे एटम से, तो कुछ फर्क पड़ने वाला क्या, नहीं। तो उसी प्रकार से जब हम गामा रेडिएशन को निकाल देंगे एटम से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ठीक है, समझ आया आपको। 24 नंबर में क्वेश्चन में देख रहे हैं, कह रहा है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड। कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार के इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, किस प्रकार की इम्प्योरिटी पाई जाती है। तो हम जानते हैं पी से क्या होगा, सर, ट्राईवैलेंट होगा। क्या होगा, ट्राईवैलेंट, जिसका वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। एन पी पूछ सकता है आपसे, एन टाइप का, एन टाइप में क्या होगा, पेंटावैलेंट होगा सर। क्या होगा, पेंटावैलेंट कटायन होगा। क्या होगा, पेंटावैलेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप फिक्स कर लो, एक क्वेश्चन 2026 में यहाँ से आप फिक्स कर लो। नहीं आएगा मुझे आके गाली देना यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन यदि आप मिस करोगे तो हमें आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स कर लो कि पी टाइप पूछेगा आपसे या एन टाइप का पूछेगा, दोनों में एक पूछेगा ही पूछेगा रे भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि द डिप्लेशन लेयर ऑफ पी एन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ। डिप्लेशन लेयर ऑफ पी एन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ। तो हम जानते हैं ऐसे पी एन जंक्शन बनाते थे, आधे सर बनाते थे ऐसे, है ना। इधर क्या रहता था, पॉजिटिव चार्ज, क्या रहता था, नेगेटिव चार्ज, है ना, ऐसा रहता था। तो पूछ रहा कि डिप्लेशन लेयर यही को बोलते हैं ना। तो वहाँ पे कुछ होता था क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता था क्या, नहीं। होल होता था, नहीं। बहुत होल इलेक्ट्रॉन, ये तो होगा नहीं। तो ना इलेक्ट्रॉन होता था वहाँ पे,
और ना ही हॉल होता था, ठीक है। ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता था, ना ही वहाँ पे हॉल होता था। बस ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा समझ में आया होगा। जहाँ तक मुझे आशा है कि आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए आप, है ना। यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो, नहीं लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।